अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Students, today is our second lecture of ninth class biology. In previous lecture हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ साथ हमने उसकी डिवीजन्स को जो है ना वो स्टडी किया था. उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं. उसमें हमने ये पढ़ा था कि बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, और फिर हमने उसकी 3 डिवीजन्स पढ़ी थी: बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. बॉटनी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, और ज़ूलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, और माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था. आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट करने वाले हैं. अब बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन उनमें से चंद एक जो आपके कोर्स में सिलेबस में दी गई हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो इसमें आज हमारे पास जो सबसे पहले ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी ये 2 लफ्ज से मिलकर बना है. नंबर 1 लफ्ज है मॉर्फो या मॉर्फ, एंड द सेकंड वर्ड इज लॉजी. मॉर्फ वर्ड इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड. जो मॉर्फ लफ्ज है ये एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप एंड अरेंजमेंट. फॉर्म भी इसका मतलब होता है, स्ट्रक्चर भी, शेप भी और अरेंजमेंट. और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमने स्टडी करनी है. किस चीज की स्टडी करनी है? उस ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप और अरेंजमेंट. कि किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म की स्टडी करना, उसकी शेप की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना और उसकी अरेंजमेंट या तरतीब की स्टडी करना, यह कहलाता है मॉर्फोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, इसकी एक शेप है, इसकी एक प्रॉपर क्या है? शेप है. इसकी एक फॉर्म है, इसकी जो है वो एक अरेंजमेंट है. सेम इसी तरह अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह मैं आपके सामने हूं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरी एक प्रॉपर शेप है, मेरी एक प्रॉपर फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है और एक अरेंजमेंट है, तो ये स्टडी करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी. अनदर एग्जांपल कि एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के ऊपर उसके लीफ कैसे है, लीफ की शेप क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर की शेप क्या है, स्टेम की शेप क्या है, उसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन ब्रांचेस की शेप क्या है, ब्रांचेस किस तरह की हैं, ये सारा कहलाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना यह कहलाता है मॉर्फोलॉजी. और अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यह है कि स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. एनाटॉमी इज बेसिकली, या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, और जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है उसको बेसिकली एनाटॉमी कहते हैं. ठीक है, तो एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी. क्योंकि ये जो एनाटॉमी वर्ड है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है. नंबर 1 इसमें है एना एंड नंबर 2 इज टोमी. एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब होता है कटिंग, डाइसेक्टिंग. ठीक है, इन मेडिकल फील्ड, इन मेडिकल साइंस, टोमी मीन ऑपरेशन, डाइसेक्शन. कि किसी भी चीज को अपने डाइसेक्ट करना है, उसको ऑपरेट करना है और उसको खोलकर ऑपरेट करके उसके अंदर देखना है क्या चीज पाई जाती है, इसको कहते हैं एनाटॉमी. मीन इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी. या आप ये भी कह सकते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी. अब इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल कि ये मेरा हैंड है, अगर मैं इसको डाइसेक्ट करूं, इसको कट करूं, इसको ऑपरेट करूं और इसको ऑपरेट करके देखूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो ये कहलाएगा एनाटॉमी. कि जब इसको मैं कट करूंगा तो अंदर बोन होगी और इसमें अंदर ब्लड होगा, अंदर टिश्यूज होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी. तो ये अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं इनकी स्टडी करना ये कहलाता है एनाटॉमी. ठीक है. एंड अदर एग्जांपल कि अगर हम यहां से चेस्ट कैविटी को या ये सीना जो है इसको अगर हम ऑपरेट करें, डाइसेक्ट करें, इसको कट करें और इसको खोलें, खोल कर देखें मेरी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, इसमें हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, पीछे जो है ना वो वर्टिब्री के साथ किडनी है, अंदर जो
बोन्स पड़ी हैं, ये पसलियां हैं, रिब्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं इनकी स्टडी करना ये कहलाता है एनाटॉमी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, यहां पर भी टू वर्ड्स है, नंबर वन इज सेल एंड नंबर टू इज बायोलॉजी। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ को, स्टडी ऑफ लाइफ। और सेल किसे कहते हैं? सबसे पहले अब हम सेल को समझते हैं, सेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ स्टार्ट होती है, जिससे लाइफ बनना शुरू होती है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल की दूसरी डेफिनेशन है कि जिसमें सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। इन तीनों बातों को समझते हैं। बेसिक से ये मुराद है कि यहां से लाइफ स्टार्ट हुई, ये बुनियाद है, ठीक है। कि सपोज एक कमरा बनाने के लिए हमें बेसिक चीज जो रिक्वायर होती है वो है ईंट, ठीक है। तो एक ईंट जो है वो बेसिक यूनिट है एक रूम बनाने के लिए। ईंट से ईंट मिलाते जाएंगे तो दीवार बन जाएंगी, और दीवारें जब आपस में मिलेंगी तो एक रूम जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, रूम बन जाता है। जो रूम क्रिएट हुआ है ये एक एग्जांपल है कि डिफरेंट सेल्स आपस में मिले और एक मुकम्मल लाइफ बन गई। अब इसमें ये देखें कि ईंट जो है जैसा कि बेसिक यूनिट है, तो इसी तरह ये सेल भी लाइफ का बेसिक यूनिट है। ये सेल्स आपस में मिलते हैं तो सेल्स मिलकर ही आगे फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक पूरी लाइफ बन जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक यूनिट। अब उसके बाद है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल लफ्ज कहते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ से क्या मुराद है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ से मुराद है लिविंग थिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होती है। जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मैं हूं, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरी बॉडी की एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है। तो मेरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी किससे बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद फंक्शनल। फंक्शनल से ये मुराद है कि मेरी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी एक सेल परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सपोज खाना खाया, वो खाना स्टमक के अंदर गया, माउथ से पहले एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में गया और ब्लड से फिर वो सेल तक पहुंचा। अब सेल ने क्या किया? उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की, ठीक है। तो ये है फंक्शनल यूनिट। कि हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो बेसिकली क्या है? सेल का फंक्शन है, ठीक है। तो ये सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल। नेक्स्ट आता है कि अब ये जो सेल है इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं एक डायग्राम के जरिए। यहां पर एक जो है वो मैंने डायग्राम बनाई है और ये एक एनिमल सेल से रिलेट है कि एनिमल का सेल कुछ थोड़ा सा स्फीयर लाइक या बेजवी होता है, अंडे की तरह का होता है। और इस सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सेल ऑर्गेनल। कि एक सेल के अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनल। अब सेल ऑर्गेनल क्या है? स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेल। कि ये जो सेल है इसके छोटे छोटे पार्ट्स, इसकी छोटी छोटी बॉडीज, इसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल है इसके अंदर एक सेंटर में ये जो ग्रीन कलर का आपको सर्कल नजर आ रहा है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक ऑर्गेनल है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर मजीद दो चीजें मैंने बनाई है। एक यहां पर ये है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियुलस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियुलस। और दूसरा ये है, इसको कहते हैं डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। न्यूक्लियुलस जेनेटिक मटेरियल और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन ये मिलकर बनाती है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल को, कि पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला ये न्यूक्लियस होता है। पूरे सेल को, पूरे सेल के फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस है। कि सेल के अंदर कौन सी एक्टिविटी करवानी है, सेल के अंदर कौन सी चीज बनवानी है, कौन सी चीज नहीं बनवानी, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, किस चीज को सेल के अंदर आने की इजाजत देनी है, किस चीज को सेल से बाहर भेजना है, जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो दैट्स वे वी आल्सो से दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। अब ये एक पार्ट हो गया, ये एक ऑर्गेनल हो गया, ये एक बॉडी होगी। इसी तरह अब दूसरी बॉडी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दूसरा ऑर्गेनेल जो है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम होता है कि ये सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ, यहां पर ये ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट इसी तरह एक और ऑर्गेनल है, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट करना, या ऊपर से उसको मेम्ब्रेन के अंदर कवर करना, और मेम्ब्रेन के अंदर कवर करके फिर सेल से इसको बाहर एक्सपोर्ट कर देना। अगर सपोज यहाँ पर दूसरा सेल पड़ा हुआ, इधर भी कोई सेल पड़ा, उनको अगर रिक्वायरमेंट है, अगर उनको जरूरत है, तो वो इस सेल से मटेरियल ले सकते हैं, और वो मटेरियल गोल्जी बॉडी जो है ना वो उनको प्रोवाइड करेगी एक मेम्ब्रेन में लपेट कर। और उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक मतलब कि ये भी एक ऑर्गेनल है, ये भी एक पार्ट है सेल का, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे जब सेल तक पहुंचता है तो वो सेल के इस माइटोकॉन्ड्रिया में आता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज को यहाँ पे तोड़ा जाता है पहले साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद यहां पर है एक और ऑर्गेनल, इसको वो कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का काम होता है मटेरियल्स को स्टोर करना। अब ये मटेरियल्स तीन तरह का हो सकता है, या तो इसमें वाटर स्टोर होगा, या इसमें फूड स्टोर होगी, या फिर इसके अंदर कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट, कि अगर कोई सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनी है, वेस्ट मटेरियल बना है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और फिर इस वैक्यूल के जरिए ही सेल उस वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल सकता है, फेंक सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। अब उसके बाद एक और जो है ना यहाँ पर एक ऑर्गेनल है, उसको कहते हैं सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल है इसका काम होता है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर बनाना, मीन कि सेंट्रियोल इस सेल को डिवाइड करने के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, कि सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, किसी का 1 मंथ, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 1 ईयर तक भी होता है। उसके बाद वो सेल डिवाइड करता है, अगर एक है तो उससे 2 बन जाएंगे, 2 है तो उससे उनसे 4 बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और 32 से 64। तो इस तरह ये सेल डिवाइड करते रहते हैं, तो सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रियोल हेल्प करता है। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए के अंदर बेसिकली वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होंगी, इसके अंदर जीन्स होते हैं, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उस जीन्स की फॉर्म में डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और ये बताता है कि सेल के अंदर कौन सा काम करवाना है और कौन सा नहीं। और लास्ट पे आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर फ्लूइड होता है। साइटो का मतलब होता है सेल, साइट का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म कहते हैं फ्लूइड को, कि सेल का फ्लूइड, सेल का लिक्विड, इस सेल के अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। और साइटोप्लाज्म किस लिए होता है, कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा कुछ केमिकल्स रिएक्शंस भी होते हैं, और साथ साथ ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि वो उसके अंदर आसानी से फ्लोट कर सके, ठीक है, उसके अंदर मूव कर सके। तो ये इतना काम होता है साइटोप्लाज्म का। और लास्ट पे आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसने पूरे सेल की शेप बनाई हुई है, सेल के तमाम पार्ट्स को, सेल के कंटेंट्स को, सेल के ऑर्गेनेल्स को बाहर से कवर किया हुआ है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स, हर सेल ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो एक प्रॉपर सेल बन जाता। ठीक है। तो अब देखें ना कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के लिए स्ट्रक्चर भी सेल का बना रहे हैं, सेल की शेप भी बना रहे हैं, और साथ साथ सेल के फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट्स वे वी आल्सो से दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो लाइफ की स्ट्रक्चर भी बनाता है, शेप भी बनाता है, और जितने भी उसके फंक्शन है वो भी परफॉर्म करवाता है। ठीक है। आई होप कि आपको आसानी से सेल भी समझ आ गया है और सेल ऑर्गेनेल भी समझ आया। अब हम आते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल, के सेल और सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना और उसके फंक्शन की स्टडी करना, यह कहलाता है सेल बायोलॉजी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना, एक है हिस्टो और दूसरा है लॉजी। हिस्टो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है टिश्यू। मेडिकल के अंदर, मेडिकल फील्ड में इसको हम कहते हैं टू स्टैंड अपराइट, कि ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सीधी खड़ी हो। ठीक है। लेकिन उसका भी मतलब यही होता है टिश्यू। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी,
कि टिश्यू की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? स्टडी ऑफ टिश्यू। लेकिन यहां पे मैंने लफ्ज यूज किया माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक का लफ्ज क्यों यूज किया। यहां पर ऑलरेडी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सेल के ऑर्गेनेल्स, सेल के जो पार्ट्स हैं, ये आपस में इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? सेल। सेल के ऑर्गेनेल्स, एक ये सारे पार्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, ये मिले एक सेल बन गया, एक सेल बना। और जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू। सेल ऑर्गेनल मिलकर क्या बनाते हैं? सेल। और जब सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू। और जब टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन। और फिर ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक मुकम्मल लिविंग बॉडी बन जाती है, एक पूरी लाइफ बन जाती है। ठीक है, इस तरह जो है ना ये पूरी एक लाइफ बनती है, और फिर हम इसकी स्टडी करते हैं जिसे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी। और फिर ये माइक्रोस्कोप के जरिए हम स्टडी करते हैं सेल को भी और सेल के ऑर्गेनेल को भी। और फिर यही सेल्स आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। फॉर एग्जांपल, यहां पे एक एग्जांपल है कि ये एक सेल पड़ा हुआ, इसी के जैसा ही सिमिलर ये दूसरा सेल है, इसी के जैसा ही ये तीसरा सेल है, इसी के जैसा ये चौथा और ये पांचवा सेल है। अब ये 5 सेल जो है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी एक जैसे हैं और इन सब का फंक्शन भी एक जैसा ही है कि अगर ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये भी। अगर ये स्किन बना रहा है तो ये भी स्किन बना रहा होगा, ये भी स्किन बना रहा होगा, ये भी। ठीक है, मतलब जितने भी ये पार्ट्स सेल्स हैं उनकी शेप भी एक जैसी होती है और उनका फंक्शन भी एक जैसा होता है, उसको कहते हैं टिश्यू। तो यहां पर टिश्यू की डेफिनेशन है सिमिलर सेल्स कंबाइन, जब एक जैसे सेल्स इकट्ठे होते हैं टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। सिमिलर सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल भी है कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी पूरी बॉडी की स्किन है, हमारी स्किन को बनाने वाले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सेम इसी तरह मस्कुलर टिश्यू, हमारे मसल्स के अंदर ये जो हमारा बाइसेप मसल है, इधर नीचे जो है ना वो ट्राइसेप मसल होता है, और अदर बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्किन एक ऑर्गन है, तो ये किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। और एपिथेलियल जो है टिश्यू, ये किससे बना होगा? एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल सेल्स मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, और एपिथेलियल टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? स्किन। सेम इसी तरह मस्कुलर सेल्स जो होंगे, मस्कुलर सेल्स मिलकर या मसल सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? मसल्स। तो इस तरह ऑर्गेनल्स मिलकर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये जितना भी हमने पढ़ा है ये किसके अंदर आता है? हिस्टोलॉजी के अंदर। अब यहां तक हमारी 4 ब्रांचेस हो गई हैं कि हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्टडी ऑफ शेप, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम इसी तरह नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और उसके बाद हमने फोर्थ वन पढ़ा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब इन ब्रांचेस के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कई बार जो है ना पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन भी है। नंबर 1 है डिफाइन द टर्म मॉर्फोलॉजी, के मॉर्फोलॉजी जो टर्म है इसको डिफाइन करें। तो ऑलरेडी हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार जो है ना वो तमाम बोर्ड्स के अंदर पूछा गया है, व्हाट आर द टिश्यूज, गिव देयर एग्जांपल, कि टिश्यू किसे कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स भी दे। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमिलर सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इज आर कॉल्ड टिश्यूज। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, अदर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, तो आप कोई भी 2 से 3 नाम लिख सकते हैं।
और उसके बाद लास्ट 4-1 क्वेश्चन है, विच ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एज एमसीक्यूज के तौर पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के अंदर हेल्प करती है, तो वो क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के जरिए हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आपने इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनको लर्न करना है। किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड और लर्न करने का आसान और इजी वे ये होता है, पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, स्टेटमेंट को पढ़ें, उसको समझें और उसमें देखें कि क्या बात पूछी गई है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है या किस चीज की तरफ इशारा किया गया, वही आप सिंपल उसका आंसर लिख दें तो इट्स डन। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा अंडरस्टैंड होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।